हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का वो चैप्टर जिसका नाम सुनते ही लोग थर थर काँपने लगते हैं। जी हाँ, जिसका नाम सर्किल है। ज्योमेट्री का एक चैप्टर है सर्किल यानी वृत्त। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर काँपने लगते हैं। आज उसका उल्टा होने वाला है। यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आज रियली में आज हम दिल दिमाग से आपको आज हम समझा के जाएंगे कि आज के बाद ये उल्टा हो जाएगा। पहले आप लोग इसको देख के थर थर काँपते थे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको देख के ये थर थर काँपेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आपके डर से ये ज्योमेट्री नहीं भागा तो फिर आप मेरा वीडियो नहीं देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे पर्दे को देख के नहीं पढ़िए कि मेरा पर्दा कैसा है, मेरा मुंह देख के नहीं पढ़िए कि मेरा मुंह कैसा है। बस आप ये देख के पढ़िए कि हम आपको दे क्या रहे हैं। 100% मैं दिल दिमाग से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री जिसका सर्किल। देखिए वृत्त का पहले डिफिनेशन है। दोस्तों मैं बता दूं कि डिफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। डिफिनेशन की कोई बात नहीं है, डिफिनेशन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन तो पर भी हम थोड़ा डिफिनेशन बता देते हैं एक आध दो। उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आप लोग एकदम कॉपी पे नोट करते जाइएगा, एकदम दिमाग पर छप जाएगा। चलिए, कहा है वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। दोस्तों कहा वृत्त एक तल के, एक तल का मतलब समझ रहे हैं। जैसे ये हुआ प्लेन, ये तल, ये वृत्त जो होता है ना, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का संग्रह है। संग्रह का मतलब समुच्चय होता है। जैसे आप लोग जीडी करते हैं, उसमें एक समुच्चय होता है। वहाँ स्टूडेंटों का क्या है, संग्रह है, यानी सेट है, समुच्चय है। वही एक वृत्त जो होता है ना, वो बिंदुओं का क्या है, संग्रह है, यानी समूह है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर है। एक नियत बिंदु का मतलब हुआ निश्चित। जो बिंदु एकदम निश्चित है, यहीं पर एक बार बिंदु लगा तो निश्चित बिंदु है। और अचर दूरी का मतलब, अचर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जो कभी चेंज नहीं किया जाता है। अचर दूरी पर आप लोग शायद इस डिफिनेशन को सही से समझने के लिए आपको इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद आज समझाते हैं। देखिए कहा एक तल है, ये वृत्त थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए ये हुआ नियत बिंदु। क्या हुआ दोस्तों, ये नियत बिंदु है। ठीक, अब बोला वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का संग्रह है, यानी समुच्चय। देखिए दोस्तों, ये जो वृत्त बना है ना, ये बिंदुओं से मिल के बना है, ये बिंदुओं से मिल के बना है। ऐसे ऐसे बिंदु है, ये सभी पर बिंदु है। ठीक, ऐसे मिल के ये वृत्त बना है। अब बोला एक नियत बिंदु, ये हमारा एक नियत बिंदु है जिसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। नियत बिंदु से अचर दूरी पर, यानी अचर दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ना, ये अचर है, यानी चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी अचर दूरी पर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। आप लोग समझ गए उसकी। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा कुछ। देखिए पहले तो आप एक वृत्त बना लीजिए। ये वृत्त है, थोड़ा टेढ़ा मोड़ा हो जाता है, आप लोग ध्यान देंगे, समझिएगा। ये जो है हमारा दोस्तों, ये केंद्र होते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी जरूरी है। ये हमारा केंद्र है किसका, वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। और यहाँ से यहाँ जो होती है दोस्तों, यहाँ से यहाँ, इसको त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या। यानी वृत्त का क्या है, ये त्रिज्या हुआ। यानी यहाँ से ये केंद्र से लेके, और ये जो है ना, ये जो घूम रहा है ये दोस्तों, ये जो है, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। इसका नाम क्या है दोस्तों, परिधि। यानी ये केंद्र है, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से
परिधि तक की जो दूरी होती है ना दोस्तों, उसको हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं वृत्त में। समझ गए हैं आप लोग? चलिए अब देखिए, पहला फिगर ये था, आप समझ गए होंगे इसको। अब देखिए देखिए ये हमारा केंद्र है वृत्त का, ये हमारा त्रिज्या है। समझ गए, ये त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ जो है त्रिज्या, ये भी सॉरी यहाँ बाहर नहीं होना चाहिए, ये परिधि तक, ये परिधि हुआ, ये केंद्र हुआ। यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो ये भी त्रिज्या, ऐसे जाइए ये भी त्रिज्या, ऐसे जाइए ऐसे ये भी त्रिज्या, ऐसे जाइए ये भी त्रिज्या। यहाँ से यहाँ जितना यहाँ होगा, जितना यहाँ से यहाँ की दूरी जितना होगा उतना ही दूरी सब का होगा। इसका मतलब वृत्त का जो त्रिज्या होता है सभी जगह क्या होगा, समान होगा, यानी बराबर। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है दोस्तों, वृत्त है। अब देखिए ये जो होता है, ये मान लीजिए वृत्त की परिधि है, ये परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये हमारा रेखा है। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा के नाम से जानते हैं। देखिए ये हमारा परिधि है, ये परिधि है ना दोस्तों, ये पूरा क्या है, परिधि है। परिधि का एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये दोनों को जब हम मिला दिए दोस्तों तो ये हमारा, इसका नाम जो है जीवा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, जीवा के नाम से जानते हैं, इसको जीवा कहते हैं। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जीवा, इसको जीवा कहते हैं। यानी वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देने से, मतलब मिलाने से जो बनता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये भी एक जीवा हुआ। यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी एक जीवा हुआ। यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी एक जीवा हुआ, क्योंकि वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो ही बिंदुओं को क्या कर रहा है, दोनों मिला रहे हैं, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाता है। यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी एक जीवा हुआ। यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी एक जीवा हुआ। यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी एक जीवा हुआ। यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये भी एक जीवा हुआ। यहाँ से यहाँ मिलाइएगा, ये भी क्या होगा, एक जीवा ही है। समझ रहे हैं, जीवा है। इसमें एक और बात, जीवा तो है, लेकिन वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाते हैं, वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाता है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम व्यास होता है। यह व्यास होता है। देखिए ये वृत्त का केंद्र था और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये भी तो एक जीवा है ना, ये जीवा है। यही इस जीवा को हम लोग व्यास के नाम से भी जानते हैं। ये वृत्त का क्या होता है, व्यास। वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके पास करता है, वृत्त के केंद्र से होके क्या करता है, जाता है, उसको हम व्यास के नाम से जानते हैं। पहला आप लोग इसको ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर ये जीवा हुआ और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यहाँ से देखिए ये छोटा है, इससे हल्का बड़ है, इससे हल्का बड़ी है, इससे हल्का बड़ी है, इससे हल्का बड़ी है। मतलब जब वृत्त बनाइएगा ना, तो वो जो जीवा होगा ना, यानी व्यास, वृत्त का जो व्यास होगा वो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा। आप लोग ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये वृत्त बना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हुआ नहीं, और इससे इधर सब क्या है, छोटा है, सब छोटा है। बस व्यास जो है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, देखिए अब एक बात और, जब हम इस व्यास से यानी केंद्र से जितना दूर जाएंगे ना, तीसरी पॉइंट, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, ये हमारा केंद्र है, ये हमारा क्या है, व्यास है, और जीवा भी है, यानी जीवा है और जीवा के साथ साथ व्यास भी है। वृत्त का क्या है, व्यास भी है, यानी सबसे बड़ी जीवा भी है और वृत्त का व्यास भी है। एक और बात, यहाँ ये केंद्र से जितना दूर जाएंगे ना, इधर जाइए या इधर जाइए, 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 मतलब इस केंद्र से, यानी ई केंद्र से जितना दूर आप हटते जाइएगा ना, जितना दूर हटते जाइएगा उतना ही
जीवा की लंबाई जो होगा ना कम होते जाएगा। मतलब वृत्त का जो केंद्र है ना, वो केंद्र से जितना दूर आप हटते जाइएगा उतना उसका, जितना दूर जाइएगा उतना उसका लंबाई क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। देखिए यहाँ पर ये केंद्र है हमारा वृत्त का, यहाँ से इधर आए तो इससे थोड़ा छोटा हो गया ना ये जीवा, फिर इससे छोटा हुआ ना ये जीवा, फिर यहाँ से यहाँ आए तो ये भी जीवा छोटा हुआ ना, यानी केंद्र से हम कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। केंद्र से दूर जा रहे हैं तो जीवा क्या होता जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। वही बात है ऊपर में भी, देखिए यहाँ केंद्र से जो दूर जाते हैं तो जीवा छोटा होता है, फिर इससे दूर जाते हैं तो जीवा छोटा हो जाता है, फिर इससे दूर जाते हैं तो जीवा छोटा हो जाता है, फिर इससे दूर जाते हैं तो जीवा छोटा हो जाता है। यानी कहने का मतलब केंद्र से जितना दूर हम भागते जाएंगे उतना ही हमारा जीवा जो है ना, जीवा उसकी लंबाई कम होते जाएगी। ओके, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोटिस करना है तो कर लीजिए, तब तक हम बैठा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब वहाँ तक देख लिए, वृत्त के केंद्र से जितना दूर जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा जीवा का लंबाई, है ना। देख लिए आप लोग, प्रूफ करके देख लिए। आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको एकदम ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाती इस टाइप का। चलिए अब देखते हैं इससे आगे। हम लिखाते नहीं, लैंग्वेज नहीं लिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मतलब हम उसी में हम समझा देते हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो हम जो बोलते हैं ना उसको आप नोट कर सकते हैं। आप लोग इतना समझदार हैं, कंपटीशन की न तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए। देखिए अब हम लोग आते हैं, देखिए ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसका क्या है, व्यास है, जिसको वृत्त की सबसे बड़ी जीवा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये व्यास है हमारा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वृत्त का जो जीवा है ना, यानी वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। समझ रहे हैं ना, वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में, है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना, वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। देखिए यहाँ पर यह हमारा व्यास है, यानी ये व्यास जो है ना इस वृत्त को दो भागों में क्या करता है, बांटता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। दो बराबर भागों में क्या करता है, इसको बांटता है। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जो बराबर भागों में बांट रहा है इसका मतलब बराबर है, यानी केंद्र से होकर जाता है। मतलब व्यास जो होता है जो केंद्र से होकर जाता है ना, इसीलिए वो क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक, अब देखिए तो ये भी तो एक व्यास है। देखिए यानी केंद्र से जब दूर हटेंगे तो मान लीजिए ये केंद्र से जा रहा था तब दो भागों में, जब केंद्र से दूर हट गए, देखिए अलग फिगर बना देते हैं। ठीक, ये दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए अगर ये केंद्र है यहाँ वृत्त में, अब वृत्त के केंद्र से जरा हट के यहाँ पर जो बना रहे हैं ना, ये जो जीवा है ये भी एक जीवा है। ये क्या है, जीवा है। अब वृत्त के केंद्र से जब हट के इधर हटे चाहे उधर हटे, हट के जो जीवा होता है ना वो वृत्त को दो भागों में ही विभाजित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, व्यास जो है इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, और ये जो जीवा है सिर्फ जीवा कहते हैं। तो जीवा जो होता है, जो केंद्र से हट के जो जीवा बनता है ना, वो जीवा वृत्त को दो भागों में बांटते हैं। ये बराबर भागों में नहीं, दो भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ पर ये केंद्र से हट के ये जीवा है ना, ये जीवा देखिए दो भागों में बांट दिया है वृत्त को, लेकिन दो बराबर भागों में नहीं, दो बराबर भागों में बांटता है कौन, तो उसका व्यास, है ना, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये जो है दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में नहीं। तो ये जो होता है दोस्तों, ये छोटा वाला इधर, ये जो ये जीवा है, इससे छोटा जो इधर जो है, इधर वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग लघु वृत्त, लघु वृत्तखंड। इसको किस नाम से जानते हैं, लघु वृत्तखंड के नाम से। इधर जो होता है इसको कहते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड, इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब छोटा, आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला है, ये चीज़ समझ गए आप। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा जीवा है, जिसका नाम दे देते हैं ए बी
वृत्त के परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। तो ये हमारा जीवा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, जीवा पर केंद्र द्वारा डाला गया लंब, समझ रहे बात, ये हमारा जीवा है और जीवा पर इस वृत्त का जो केंद्र है ना, उससे डाला गया लंब जो डालते हैं, जीवा पर जो केंद्र के द्वारा जो लंब डालते हैं, यानी केंद्र से लंब जो डालते हैं जीवा पर ना, वह लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। बात समझ में नहीं आई? देखिए, बोलिए, ये जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी ये केंद्र है, यहाँ से जीवा पर डाल दिए लंब, यानी लंब डाले, इसका मतलब ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक। लंब डाले, लंब जब डालेंगे ना, ये केंद्र से इस जीवा पर लंब जब डालेंगे तो ये जीवा को, ये लंब जो है ना, ये जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। इसका नाम दे दीजिए m। कहने का मतलब ये हुआ जो AM बराबर हो जाएगा BM। बात समझ में आई? इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक। ये दो बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर AB बराबर 8 है, अगर हमसे पूछ लेगा जो AM का मान बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 होगा। जैसे यहाँ पर ऐसे कितना 8 है, तो इसको क्या करता है, ये पूरा 8 है, तो बोला AM का, तो इसका हम जानते हैं ये केंद्र से इस पर डाला जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा ये कितना 4, ये कितना 4 हो जाएगा, है ना। बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। फिर अगला कंडीशन है, देखिए, ये वृत्त का ये परिधि हुआ, ये केंद्र हुआ, यहाँ से देखिए, इसको कहते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा। वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है ना दोस्तों, तो वृत्त के परिधि पर के किन्हीं एक ही बिंदुओं को क्या करते हैं, टच करके जाते हैं, केवल एक बिंदु को, यानी वृत्त का जो परिधि होता है उसका केवल एक ही बिंदु को क्या करते हैं, वो टच करके जो जाती है ना, उसको कहते हैं हम लोग स्पर्श रेखा। किसका, वृत्त का स्पर्श रेखा। देखिए, ये है हमारा स्पर्श रेखा, किसका, वृत्त का, जो केवल वृत्त का जो परिधि है ना, उसका केवल उसका एक ही बिंदु जो होता है ना, उसी को टच करके ये जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर दिखता होगा जो दो को टच करता है, लेकिन ये एक ही बिंदु को क्या करता है, ये टच करके जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं, या टेंजेंट लाइन, है ना, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक। ये रेखा को, ये जो बिंदु जहाँ पर ये टच कर रहा है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक। आप इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से भी रहता है, जो वृत्त पर टोटल कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे, अनगिनत खींचे जाए, क्योंकि इस पे अनगिनत पॉइंट है, अनगिनत बिंदु है, यानी डिफिनेशन भी कहा गया, ये बिंदुओं का क्या है, समूह है। वृत्त जो होता है बिंदुओं का समूह होता है, जिसका मतलब जितना समूह है, समूह का मतलब पता नहीं है कितना होगा, तो जितना वो वृत्त रहेगा, मतलब बिंदु रहेगा, उतना ही हम लोग इस पर टेंजेंट खींच सकते हैं। अब देखिए, दो को काहे नहीं खींचे हुए, सॉरी, अगर एक बिंदु से, ध्यान रखिएगा, अनंत टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से केवल एक ही टेंजेंट खींचे जाएंगे। मतलब जितना बिंदु है उतना टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन एक बिंदु पर एक ही टेंजेंट खींचा जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब बिंदु है, एगो बिंदु से एक टेंजेंट खींचा जाएगा, जितना बिंदु है उतना टेंजेंट खींचा जाएगा, लेकिन एक बिंदु से एक ही टेंजेंट खींच। जैसे देखिए, ये एक बिंदु से एक टेंजेंट खींचा गया है, अगर आप ई बिंदु से अगर दूसरा टेंजेंट खींचिएगा ऐसे ऐसे, तो देखिए ये टेंजेंट नहीं हुआ दोस्तों, ये हमारा हो गया छेदक रेखा, है ना। ये भी एक होता है, ये छेदक रेखा होगा। टेंजेंट उसी को न कहते हैं जो वृत्त के परिधि पर के किन्हीं एक बिंदुओं को टच करके जाता है, उसी को न स्पर्श रेखा कहते हैं, यानी टेंजेंट लाइन। वो तो ये नहीं होगा, यानी एक बिंदु से केवल एक ही खींचे जा सकते हैं। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ से वो खींचा जाएगा, यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ से वो खींचा जाएगा, इस टाइप से, समझ रहे बात, यहाँ से खींचा जाएगा इस टाइप से, मतलब ऐसे,
तो हम टेंजेंट खींच सकते हैं अनगिनत टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं एक वृत्त से, लेकिन एक बिंदु पर एक ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम साफ करते हैं, उसके बाद फिर से समझाते हैं। इसके बाद उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। वहाँ तक देख लिए, अब देखिए जैसे ये एक हमारा वृत्त है, ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ से एक जीवा है, ये हमारा क्या है, जीवा है ए बी। इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम कराएंगे, ये पहला वीडियो है, पर आप लोग इस वीडियो को अच्छा प्यार दीजिएगा तो हम ज़रूर बनाएंगे। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि नहीं अच्छा लग रहा है, आप बनाइए वीडियो, तो हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। ओके, तो चलिए इस पर हम सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, जीवा है, कहीं पे भी हो सकता है, ये दोनों को मिलाइए ये भी जीवा, ये दोनों को मिलाइए ये भी जीवा, यानी जीवा है। आप गौर से सुनिएगा, हम जैसा बोलते हैं उसको समझिए, लिखने का नहीं है, समझने का है। एक बार समझ गए उसके बाद आपको जिंदगी भर तक याद रहेगा। चलिए देखिए क्या इस जीवा द्वारा, ये जो जीवा दिया गया है ना, इस जीवा द्वारा ये वृत्त का जो केंद्र है, यानी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, ये हमारा क्या है दोस्तों, जीवा है। यानी जीवा द्वारा वृत्त का जो है ना केंद्र, वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण, ये जो केंद्र है इस पे जो बनाया गया कोण है, समझ रहे बात, ये जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण उसी जीवा द्वारा उस एक ही ओर, मतलब उसी तरफ, उसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर के बनाए गए कोण का दुगुना होता है। बात समझ में नहीं आई, आप समझ में आए। परिधि मतलब ये जीवा द्वारा, किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण उसी जीवा द्वारा उसी तरफ, यानी जिस तरफ ये है केंद्र उसी तरफ वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। बात समझ में नहीं आई क्या, समझ में आई। देखिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए डी। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम बोले ए बी एक जीवा है, इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर बना हुआ कोण है ना, वो इसी जीवा द्वारा ये वृत्त के परिधि पर का जो बना कोण है उसका क्या होगा, दुगुना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 30 डिग्री है ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। अब समझ में आया, यही बात हम कह रहे हैं। यहाँ अगर 40 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, है ना, यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, कोण ए सी बी बराबर, देखिए ए सी बी, यानी ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डी बी, कोण ए डी बी का कौन चीज़ दुगुना, यानी ए डी बी का दुगुना कर देंगे ना, यानी ए डी बी इसको दुगुना किए, यानी इसको 2 से गुना कर दिए, तब नहीं वाला निकल के आ गया, 60 हो गया। तो इसका फार्मूला हो गया ये, यानी बीच वाला जो है ना कोण हुआ, यानी कोण को दर्शाना होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। यहाँ देखिए डी है, इसका मतलब डी कितना है, 60 डिग्री। समझ में आ गया बात। अगर यहाँ पर 50 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो। समझ में आया, यही चीज़ करना है। अब देखिए अगर ऐसा नहीं, एक ही तरफ होना चाहिए, अगर ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी, यहाँ से यहाँ, तो पर भी वही बात होगा, यहाँ पर जितना बनेगा उसका दुगुने यहाँ पर बनेगा। अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये सिर्फ ये जीवा होना चाहिए, जीवा पर बनना चाहिए, तो यहाँ भी उतना ही वही बात है। अगर यहाँ से यहाँ बनता है वो भी वही बात है, अगर यहाँ से यहाँ बनता है वो भी वही बात है, यहाँ से बनता है ऐसे, इस टाइप से जितना भी बनता है सबका वही हाल है, बस कंडीशन वही है। जो वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण उसी ओर के परिधि पर के बने कोण का दुगुना होता है। दुगुना होता है, कहीं पर सिर्फ जीवा वही रहना चाहिए, कहीं पर बनेगा ना तो उसका दुगुना हो जाएगा केंद्र पर। ओके, अब देखिए बात यहाँ पर ये है, अब क्या है,
तो यहाँ पर जितना डिग्री का कोण होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर 30 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ भी 30 डिग्री का हुआ, 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 यहाँ भी 30 डिग्री का होगा। यानी यहाँ पर जितना भी बनेगा ना सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब देखते हैं, ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं 4 बिंदुओं को, वृत्त के परिधि पर के किन्हीं 4 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने से जो बनता है ना उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से, जो आकृति का निर्माण होता है उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, वृत्त के परिधि है, ये परिधि पर के 4 बिंदु है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, 4 बिंदु। ये चारों बिंदु को आपस में मिला दीजिए, इस चारों बिंदु को आपस में मिला दीजिए। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये जो दोस्तों ये बना है इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन है, चक्रीय चतुर्भुज का डिफिनेशन है, कंडीशन है जो कह रहा है कि इसके आमने सामने का जो कोण है ना, ये दोनों का योग 180 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों का जोड़ जो होगा ना, यानी योग 180 डिग्री के बराबर होगा। वही इसी प्रकार से इसको और इसको, ये दोनों को जोड़िएगा, यानी कोण बी या कोण सी लिख सकते हैं पहले, कोण बी या कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे पूछे जाते हैं, मान लीजिए दे देगा यहाँ पर दे देगा, मान लीजिए यहाँ दे देगा 110, तो पूछेगा इसका मान बताइए। यानी कोण ए बराबर दे देगा 110 डिग्री, तो कोण डी का मान पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं जी ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री होता है, तो हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होता है। हमको ए का मान पता है कितना, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180, इसको ले जाएंगे इधर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 180, उधर जाएगा तो माइनस में 110, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 70 डिग्री। कहने का मतलब ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। ऐसा कभी भूल से नहीं मत समझिएगा कि सब अगर यहाँ 90 है मतलब सब जगह क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसी बात नहीं है ना। आप समझ गए होंगे इसको। चक्रीय चतुर्भुज में कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है जिसको समझ ही नहीं पाइएगा कि चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं, बस आपको डिफिनेशन समझाए उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। जो वृत्त के परिधि पर के किन्हीं 4 बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से भी रहता है, ऐसा न दे देगा ना फुसलाने वाला जो आप भूत ये जाइएगा। देखिए ऐसे इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। देखिए ये भी एक हमारा चक्रीय चतुर्भुज ही है। देख रहे हैं 4 गो बिंदु है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो है ना। इसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूज कर जाते हैं चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। तो इस टाइप से ऐसा जब रहेगा प्रश्न तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, पहचान जाएंगे। 4 गो परिधि पर के 4 बिंदु मिला है, इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा का जो आमने सामने का जो कोण होता है उनका योग, उसका योग 180 डिग्री का होता है। आप लोग समझ गए होंगे, जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए अब उसको देख लिए। अब देखिए यहाँ एक चतुर्भुज है, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज है बनाते हैं, यानी चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज। ये वृत्त है हमारा, ये यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए। इसका नाम ए रखे, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज जो है इसके किसी एक भुजा को हम अगर बढ़ा देते हैं,
यानी थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी वृत्त से बाहर हटा देते हैं। कहने का मतलब इस भुजा को जो है ना हम क्या करते हैं, इसको हल्का बढ़ा देते हैं। इसको ज़रा क्या किए, बढ़ा दिए। बढ़ाने से जो यहाँ से लेके ये जो ये वाला है, ये खड़ी लाइन, ये पड़ी लाइन, यानी यहाँ से यहाँ जो कोण बनेगा ना, इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम है बाह्य कोण। इसको कहते हैं बाह्य कोण। आई जो इसके अंदर में जो बनता है, इसको कहते हैं हम लोग अंतः कोण। ऐसे समझ में बात। इसको कहते हैं, ये जो बढ़ाया गया लाइन है, इसके जो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको कहते हैं बाह्य कोण। आई जो अंदर वाला है उसको कहते हैं अंतः कोण। अब देखिए इसमें क्या है, इसी फिगर को फिर से बना रहे हैं समझाने के लिए। इस हटेगा यहाँ, फिर यहाँ पर इसको बढ़ाए हुए हैं। ठीक, आप समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ बाह्य कोण, यहाँ से यहाँ ये जो होगा अंतः कोण होगा। हम लोग इसका नाम रख देते ए बी सी और डी। देखिए ये जो हमारा कोण होगा दोस्तों, ये जो कोण होगा बाह्य, जो कोण होगा बाह्य कोण, वो जो कोण है वो अंतः कोण, यानी उसी के जिसका बाहर वाला कोण है बाह्य कोण, उसी के अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। नहीं बात समझ में आई? मतलब बाह्य कोण अपने अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होते हैं। देखिए क्या हम कहना चाहते हैं, ये कोण जो है ना, ये हमारा ये बाह्य कोण, ये अंदर वाले कोण, ये अंदर वाले जो अंतः कोण है, इसके सामने वाले कोण, एक सामने वाला कोण हुआ ए, इसके बराबर होगा। यानी यहाँ पर अगर 50 डिग्री है तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा कितना, 50 डिग्री। दोस्तों यही बात है, यानी उल्टा पुल्टा देखिए ना, खेला जो खेल रहा है, ऐसा खेला खेल रहा है तो समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए ध्यान से देखना होता है। ये जो हमारा होता है ये कोण, ये अंतः कोण के सामने वाले कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 50 है तो तब ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर एक लाइन है, इस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पर 50 बना है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा कितना बनना चाहिए, 130 डिग्री का कोण बनना चाहिए, है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर इसका मान पूछा है, इसका मान क्या होगा, अगर इसका मान दे दिया 110 डिग्री, इसका मतलब यहाँ ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। तो हमसे पूछेगा कोण डी का मान बताइए, यानी बाहर वाला। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 110। आप समझ गए होंगे। ओके, इसी प्रकार से इधर भी बढ़ा सकता है। जब इधर बढ़ाएगा तो एकड़ अंतः वाला कौन होगा, ई होगा। एकड़ सामने जो बनेगा ई कोण, ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसको जब बढ़ाएंगे तो एकड़ अंदर वाला कौन होगा, ये होगा। अब इसके सामने वाला जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। इसी टाइप से चारों को बढ़ा सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आप बना लेंगे। ऐसे प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप बना लीजिएगा। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये वृत्त है हमारा, ये हमारा जीवा है जो केंद्र से हटके है, केंद्र से हटके है। दो जीवा है, एक जीवा ये है मतलब ए बी, और एक जीवा यहाँ है, इसका नाम दीजिए सी डी। अगर ये दोनों जीवा आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी ए बी बराबर होता है सी डी, तो इसका ये पूरा सा मतलब है दोस्तों कि ये जो यहाँ से यहाँ केंद्र से ये जो जीवा है इसकी दूरी, और यहाँ से ई केंद्र से ई जीवा की दूरी, और केंद्र से इस जीवा की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों बता रहे हैं आप, तो देखिए ये कंडीशन है। जब एक जीवा है, इस केंद्र से जितना दूरी यहाँ आने में लगेगा उतना ही दूरी इस जीवा के पास जाने में भी लगेगा। कब, जब ये दोनों जीवा का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए ए बी बराबर हमको 5 है और यहाँ भी ई भी क्या है, 5 है,
तो इसका मतलब हुआ ये केंद्र जो है, ये केंद्र से यहाँ जाने में भी 5 मीटर, यहाँ जाने में भी 5 मीटर। ठीक, अब देखिए आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे बना दिया गया है, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ 3 दिया गया है और यहाँ पर 4 दिया गया, यानी हम जानते हैं कि ए बी जो है, ये जो लंब डाला गया है ये जीवा को 2 भागों में बांट देता है। अगर मान लीजिए यहाँ 4 दिया गया है, यहाँ 3, यहाँ 4, तो इसका मान पूछेगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं समकोण के नियम से। 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 9 25, यहाँ निकल के आ जाएगा 5, निकल जाएगा ना, इसीलिए हम इसको बताए हैं। ठीक, आप लोग समकोण वाला देखेंगे ना उस टाइप से बना लीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से तो आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए कहते हैं 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, ऐसे इस टाइप से, यानी स्पर्श करते हैं। ये 2 गो वृत्त है, एगो बड़का है एगो छोटका है, यानी 2 वृत्त अंतः स्पर्श। स्पर्श का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, टच करता है ना, पूरे से सट नहीं जाता है, टच करता है, तो टच किया है। यानी जो जब 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं ना, तो इसमें पूछा जाएगा, ये जो टेंजेंट खींचा जाएगा, कॉमन टेंजेंट, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो टेंजेंट खींचा गया है, यानी ये जो स्पर्श रेखा है, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो कहा जाएगा जब 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने होते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे कि जब 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने होते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जब 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, केवल 1 ही है। जो ये जो टेंजेंट जो स्पर्श कर रहा है, ये दोनों वृत्तों के लिए क्या है, कॉमन है, ये दोनों वृत्तों को ही टच करके जा रहा है। तो इसमें एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट होगा। अब देखिए इस कंडीशन को याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब दूसरा, अगर मान लीजिए 2 गो वृत्त है और दोनों एक दूसरे को टेंजेंट मतलब टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऐसा है, तब पूछेगा इसमें कॉमन टेंजेंट कितने हैं। तो इसमें देख रहे हैं कॉमन टेंजेंट, इसमें अगर हम यहाँ पर डालबो करते हैं तो एगो इधर डलाएगा, लेकिन कॉमन का मतलब है जो दोनों को टच करके जाना चाहिए। तो दोनों को टच करके जा रहा है, ये वाला देखिए दोनों को टच करके जा रहा है, नहीं ना। अगर इसमें टच कराएंगे तो दोनों ये इसके लिए क्या हो जाएगा, छेदक हो जाएगा, ये हो जाएगा छेदक, ये टेंजेंट तो नहीं होगा। इसका मतलब जब 2 वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं ना, अंतः स्पर्श नहीं करता है, तब उसमें पूछा जाएगा जो कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं। कहेंगे नो टेंजेंट, इसमें कोई कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं होते हैं। तो इसमें हुआ नो, इसका आंसर लिखिएगा नो। अब तीसरा कंडीशन है, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए दूसरा हो गया था, अब तीसरा देखिए, जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, देखिए एगो वृत्त ये हुआ, एगो वृत्त ये हुआ, जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तब उसमें कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं। कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब जो दोनों वृत्तों को टच करके जाएगा। तो बताइए, तो यहाँ से यहाँ मतलब वृत्त छोटा बड़ा हो जाता है, आप लोग पारिएगा तब नियम समझिए। ऐसे यहाँ से एक पार सकते हैं कॉमन टेंजेंट, एक यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, कॉमन टेंजेंट कितने हो गए, 2 ही होंगे। यानी जब 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसमें कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होता है ना, वो केवल 2 ही होते हैं, है ना, 2 ही होंगे, काहे कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आप कहिएगा जी इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा छेदक रेखा, यानी जो मतलब 2 वृत्तों को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कर देते हैं, काटते हैं, मतलब ये छेदक हुआ। यानी 2 ही खींचे जा सकते हैं टेंजेंट, और कोई कॉमन टेंजेंट का मतलब जो दोनों वृत्तों को टच करके जाएगा उसी को कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। यानी हो गया। तो इसमें कितने हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा
2। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं। फिगर दे देगा, कहेगा या लिख देगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसमें कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने? 2। और कैसे होगा 2, ये चीज़ आपको हम समझा दिए। अब देखिए, अब चौथा है, जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग हो, जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग हो तब इसमें कॉमन टेंजेंट कितने होंगे। कॉमन टेंजेंट होंगे कितने, तो एक हम लोग यहाँ से ऐसे टच करा सकते हैं, टच कर रहा है दोस्तों, फिर यहाँ से इसको टच करा सकते हैं तो 2 हुआ। एक यहाँ से इसको टच करा सकते हैं इस टाइप से, ऐसे एक इस टाइप से, मतलब हल्का टच होता है यानी हो जाता है गड़बड़, लेकिन यह कितने होते हैं 4, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग हो तब उसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे इसमें कितने हैं 4। कैसे 4 होते हैं वो चीज़ हम आपको दिखा दिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बहुत लंबा वीडियो हो गया है और इसी में आज हम कोशिश किए हैं कि आपको अच्छा से अच्छा सिखा सकूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कमेंट अच्छा आएगा, मतलब अगर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके आप हमसे दूसरा वीडियो भी बनाने के लिए कहिए। हम इस पर एक दूसरा वीडियो और बनाएंगे जिसमें सारे प्रश्न को देखेंगे और जो भी बातें बाकी है उस चीज़ को देखते हुए कुछ प्रश्न को भी लेके आएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसका इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट का। तब तक के लिए बाय। मन लगा के पढ़िए।